अल फलाह आतंकी अड्डे पर शिकंजा। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का हेडक्वार्टर रही अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली खंगालने से जुड़ी है। इस संदिग्ध विश्वविद्यालय पर हो रहे खुलासों ने देश की सियासत से लेकर शिक्षा जगत तक में हलचल मचा रखी है। नतीजन अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। जांच एजेंसी ने 4 राज्यों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए इससे जुड़े 30 ठिकानों पर रेड की है। सुबह सुबह शुरू हुआ ये ऑपरेशन अब पूरे मामले को नए मोड़ पर ले गया है, जिसमें शामिल है कागजातों की तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा की स्कैनिंग और संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी। यानी तस्वीर एकदम साफ है। एजेंसियों की नजर अब बेहद गंभीर पहलुओं पर टिक चुकी है। आखिर ईडी किस एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है, ये छापेमारी किन जगहों पर हो रही है और क्या आने वाले वक्त में आतंकियों की पनाहगाह के बारे में और बड़े खुलासे होंगे, आज हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन। अल फलाह आतंकियों का सेंटर। चार राज्यों में 30 ठिकानों पर रेड। ईडी खंगाल रही आतंकी लिंक। एक पते पर 9 फर्जी कंपनियां। चेयरमैन जावेद सिद्दीकी हुआ फरार। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए भीषण बम धमाके की योजना के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। यहां रहकर आतंकी डॉक्टरों ने देश को दहलाने की साजिश रची। जांच एजेंसियों को इस विश्वविद्यालय से देश विरोधी साजिश रचने के कई अहम सबूत मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फलाह यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही संदिग्ध नजर आई। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने एक साथ 4 राज्यों में छापेमारी कर अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी छापेमारी हुई है। ईडी ने फरीदाबाद के साथ दिल्ली के ओखला, जामिया नगर समेत 30 ठिकानों पर रेड की है। ईडी सुबह 5 बजे से अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके ट्रस्टीज और उनसे जुड़े लोगों और संस्थाओं के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। संस्थान पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ईडी फंडिंग की भी जांच कर रही है। ईडी की टीम ने छापे के दौरान दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस को जब्त किया है। बता दें, दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कामकाज में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन के संकेत मिले हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल पाए गए डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल अहमद का संबंध भी इसी यूनिवर्सिटी से निकला था। वहीं कई दूसरे डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों के नाम भी आतंकी नेटवर्क में सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है। 10 नवंबर 2025 ये एक ऐसा दिन है जो किसी भारतवासी को भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक कार ब्लास्ट में 15 मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये सब लोग आम लोग थे, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम से वहाँ से गुजर रहे थे।
वहाँ पे आप और मैं भी हो सकते थे, और हम में से कोई होता तो हम भी शायद ना बचते। हमें हमारे देश के खुफिया एजेंसियों को और पुलिस को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस आतंकी हमला से ठीक पहले फरीदाबाद में 2900 केजी का अमोनियम नाइट्रेट और बाकी विस्फोटक मटेरियल का बरामद किया। अगर वो नहीं किए होते तो पता नहीं उस दिन कितने मासूम लोग की जानें चली जाती। आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग की गई, विदेशी डोनेशन के नियमों का उल्लंघन हुआ और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल के जरिए काले धन को सफेद किया गया। वहीं हालिया कार्रवाई ग्रुप से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को फोकस में लिया है, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई। शुरुआती जांच में कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो शेल कंपनी संचालन की ओर इशारा करते हैं। जांच के दौरान पाया गया कि घोषित ऑफिस में न कोई स्टाफ था, न बिजली और न पानी का इस्तेमाल हो रहा था। अलग अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल हो रहा था। पीएफ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि कागजों में बड़ा कारोबार दिखाया गया। कई कंपनियों में एक जैसे डायरेक्टर मिले, बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान था, एचआर रिकॉर्ड लगभग नदारद था। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन और एक जैसी डिटेल मिली है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सारे संकेत बताते हैं कि इन कंपनियों का असली उद्देश्य संदिग्ध लेन देन को छिपाना हो सकता है। इसके साथ ही एजेंसियों ने यूजीसी और एनएएसी मान्यता को लेकर ग्रुप द्वारा किए गए दावों में भी प्राथमिक स्तर पर कुछ गड़बड़ियां पाई हैं। इस पहलू पर संबंधित अधिकारी अलग से पड़ताल कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाली जानकारियों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के केंद्र में है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जांच और जालसाजी धोखाधड़ी के लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज 2 मामलों के संबंध में अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन को 2 समन जारी किए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी अभी तक पेश नहीं हुआ है। जावेद अहमद सिद्दीकी पहले ही वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। एक एफआईआर में आरोप है कि जावेद अहमद सिद्दीकी के इंस्टीट्यूशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूजीसी 12B सर्टिफिकेट का झूठा दावा करके स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए लालच दिया, जबकि दूसरी एफआईआर 2018 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एनएएसी एक्रेडिटेशन खत्म होने के बावजूद एडमिशन देने से संबंधित है। इन दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है। अब ईडी के सामने बड़ा सवाल है कि कैसे एक छोटा सा कॉलेज चलाने वाला जावेद अहमद सिद्दीकी 750 एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी खड़ा कर सका। कैसे उसने 250 करोड़ रुपए भी जुटा लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्दीकी को समन जारी करना व्यापक जांच का हिस्सा है, जो पिछले सप्ताह लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच से संबंधित है। माना जा रहा है कि विस्फोट से जुड़ी कई संदिग्धों का विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, जिसके कारण जांचकर्ताओं को संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच करनी पड़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला भी गर्माता जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यूनिवर्सिटी के विस्तार में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी हुई है। इसी वजह से अब जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया था कि यूनिवर्सिटी में कई निर्माण बिना मंजूरी या नियमों की अनदेखी करके किए गए थे। एजेंसियों का ध्यान अब यूनिवर्सिटी के फंड, पैसों के लेन देन और किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से जुड़े संभावित लिंक पर हैं। दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 केस पहले ही दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में हर दिन नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, एजेंसियों के हाथ ऐसी बातें लग रही हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। मसलन आतंकी प्लान कर रहे थे हमास की तर्ज पर, जिस तरह से हमास आतंकी हमले करता है उसी तर्ज पर ड्रोन अटैक्स होने थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ड्रोन अटैक की तैयारी में थे, तो आप अंदाजा लगाइए कितने खतरनाक मंसूबे थे इनके। अब जबकि आतंकी उमर मारा जा चुका है, लेकिन उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को शहीद का दर्जा बता रहा है, यानी कि जो सुसाइड बम होते हैं, यानी जो आत्मघाती दस्ते होते हैं, उनको वो शहीद का दर्जा दे रहा था और ये बात मान रहा था। भले ही समाज इसको कानूनन इसका
विरोध हो, सामाजिक रूप से इस आत्मघाती दस्ते की कोई मान्यता ना हो, लेकिन वह अपने मकसद को पाने जा रहा है और उसका अंतिम लक्ष्य मौत ही है। इस तरह की बातें भी सामने आई। एक बात और सामने आई, जो डॉक्टर शाहीन है उसकी भी जो सोच थी वो भी कट्टरपंथी वाली रही है। उसने भी लगातार आतंकियों से संपर्क रखा, अपने पति को छोड़ दिया, अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। आप कल्पना करिए किसी माँ के लिए ज़्यादा मतलब बड़ा निर्णय है ये, कोई बहुत आसान नहीं होता, लेकिन उसने ये किया। कट्टरपंथ के अंधी दौड़ में वह भी शामिल हो गई। इसके अलावा डॉक्टर उमर, जो कि आत्मघाती हमले में मर चुका है, उसकी एक डायरी हाथ लगी है। उस 150 पेज की डायरी में तमाम ऐसी कोडिंग है, यानी कि उसमें अंकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बिना पर जब उसको डिकोड किया गया सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, एनआईए के द्वारा, आईबी के द्वारा, तो ये बात सामने आई है कि उसमें 25 ऐसे नाम आए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिनमें से 18 को हिरासत में लिया जा चुका है। 18 हिरासत में है, 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी से पूछताछ की जा रही है, और जो 18 के अलावा बचे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। यानी कि जो कवायद है जांच एजेंसियों की वो काफ़ी लंबी है, बहुत आसान नहीं है, और जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उस तरह से हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संवाददाता रमेश सिंह मौजूद है। उनसे जानते हैं और समझते हैं पूरा मामला। देखिए, सुबह से ही यहाँ पे लगातार पुलिस की जांच चल रही थी। ईडी यहाँ पे अभी भी है, अंदर जांच चल रही है, पर जिस तरीके से लगातार जांच के बाद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। शाम को स्पेशल सेल की टीम ने जो लोग आए गए उस रजिस्टर की पूरी जांच की, और उससे क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लिंक मिल रहे हैं, जिस तरह से अनियमितताएं मिल रही हैं। आप देखिए, वित्तीय अनियमितताएं बड़े पैमाने पर हुई हैं। लगातार जो 9 सेल कंपनियों की चर्चा हो रही है कि एक ही एड्रेस पे, एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी पे ये 9 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के माध्यम से भी रुपए के बारे हेर फेर की जाँच हो रही है। साथ ही साथ जो भी अंदर के जो दस्तावेज हैं, जो HR से जो रिकॉर्ड मांगे गए हैं, उसमें भी पूरी तरह से ये यूनिवर्सिटी फेल नज़र आ रही है। और मैं कैमरा से कहूँगा सामने दिखाएं कि सामने ये जो गेट है, इसके ठीक पीछे आप वहाँ पे रजिस्टर को जांच किया अधिकारियों ने। साथ ही साथ अंदर भी अभी भी जांच चल रही है। आप देखिए कि लगातार 10 नवंबर के धमाके के बाद से लगातार ये अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में रही, और ये यूनिवर्सिटी लगातार नए नए विवादों में घिरती जा रही है। 4 जगह, देश के 4 जगह, 4 राज्यों में लगातार ईडी की रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है, और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। आप देखिए, चेयरमैन इस यूनिवर्सिटी के फरार हैं, तो कहीं ना कहीं मामला और संदिग्ध होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लोगों से जो रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं इसके यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और शाहीन को यहाँ का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, और शाहीन का जो काम था वो लोगों का ब्रेन वॉश करना था। मैं कैमरा में कहूँगा कि अगर दिखा पाएँ, सामने दवा की दुकानें हैं जहाँ से अंदर के डॉक्टर पर्ची लिख के देते थे, और ये जो दवा की दुकानें थी ये उनको फ्री में दवा देती थी, जिससे कि उनका खर्च ना हो सके, और एक सिंपैथी गेन करने का काम करती थी। बाद में शाहीन उन लोगों के घरों में जाती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनका ब्रेन वॉश करके और इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करने की कोशिश करती थी। और जिस तरह से डॉक्टर उमर ने अपने आप को, आप देखिए कि उड़ाया, उसके बाद से लगातार चाहे मुजम्मिल हो चाहे शाहीन हो, सबकी जांच के बाद दर पर लगातार आतंकवाद के जो सफ़ेद कॉलर जो लोग हैं वो उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा के केंद्र में है, और लगातार अभी भी जाँच जारी है। अधिकारी अंदर ईडी के हैं, वो लगातार कागजों की, कंप्यूटर की, सबकी जाँच कर रहे हैं, और जाँच करने के बाद नए नए आतंकवादी लिंक सामने आ रहे हैं। रमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजेंसीज के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इसको पूरा डिकोड करना। देखिए, जो D6 करके एक कोड मिला था जिसको कि डिकोड किया था जांच एजेंसियों ने, उसमें ये सामने आया था कि 6 दिसंबर को, आप देखिए कि 6 दिसंबर का वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। 6 दिसंबर को इनका लगातार ये कोशिश थी कि ये तमाम जगहों पे ये कार में बम धमाके करने की इनकी साजिश थी।
पर अभी भी लगातार एजेंसियां तमाम जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसकी जांच कर रही हैं। डायरी मिली है, आप देखिए कि उमर की डायरी जो 150 पन्नों की डायरी है उसमें तमाम अंकों में चीज़ें लिखी गई हैं, तमाम डिकोडिंग किया है, क्योंकि इन सब लोगों ने बाहर ट्रेनिंग ली थी, तुर्की गए थे, इनकी यात्राओं की जाँच हो रही है, कहाँ कहाँ गए थे, कितने दिन रुके, तमाम वो जानकारी जो है जाँच एजेंसियाँ। और ये इसमें कोई एक जाँच एजेंसी नहीं लगी। आप देखिए दिल्ली की स्पेशल सेल है, NIA जाँच कर रही है, हरियाणा पुलिस है। आप देखिए कि आज ही यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो हरियाणा के DGP हैं, जो पुलिस के सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पुलिस का मुखिया होता है, OP सिंह, वो यहाँ पे आए। जांच की प्रक्रिया थी, जो जांच का प्रोसेस था उसको उन्होंने देखा। साथ ही साथ आप देखिए ED की टीम सुबह से यहाँ पर हुई है, दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस लगातार यहाँ पे जांच कर रही है। तो जांच कोई एक एजेंसी नहीं कर रही। आप देखिए कि 4 राज्यों में 30 से अधिक जगहों पे छापेमारी चल रही है। तो पूरे देश में इनका जो नेक्सस है, जो आतंकवाद की जो चैन है, वो अब चैन निकालने की बात करिए। जो स्लीपर सेल है, जो जगह जगह पे इन्होंने अपना स्लीपर सेल बनाया है, तो जांच लगातार जारी है और अल फलाह कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी में नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के बीच दिल्ली धमाके में सुसाइड बॉम्बर रहे डॉक्टर उमर का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर उमर उन नबी का ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सुसाइड बॉम्बिंग को लोग गलत समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हुए वो दावा कर रहा है कि जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है वो असल में शहादत का ऑपरेशन है। वीडियो से पता चलता है कि एक आत्मघाती हमलावर कितनी खतरनाक सोच के साथ काम कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी बड़ी छापेमारी कर रही है। दिल्ली बम धमाके का गुनहगार डॉक्टर उमर इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। इस बीच पता चला कि लाल किले के सामने हुए बम धमाके को आतंकी डॉक्टरों ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया था। ये बेहद सोची समझी और खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंकी साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का नया वीडियो सामने आया है, जो आतंकियों को तबाही के पूरे प्लान के संकेत भी देता है। उमर उन नबी इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता नजर आ रहा है। वो कहता दिख रहा है कि मौत से मत डरो। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. इस वीडियो में वो कह रहा है कि आत्मघाती हमले को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो किसी निश्चित जगह पर निश्चित टाइम पर मरने जा रहा है, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है। वो इस वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज ठहराता नजर आ रहा है। दिल्ली बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कार को बम से उड़ाने वाला अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर उन नबी शामिल है। उमर ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी को गलत बताया गया है। सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर कई तरह के भ्रम हैं। यह इस्लाम में काफी जानी पहचानी बात है। इसके खिलाफ कई तरह की बहस भी होती रही है। वो इसे शहीद होने का ऑपरेशन बता रहा है। वो दूसरों को भी इसके लिए आगे बढ़ने की बात कर रहा है। हालांकि ये वीडियो कहां से आया है और किसने ये वीडियो जारी किया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि वो पूरी तरह कट्टरपंथ की जकड़ में था। वो बेहद साफ अंग्रेजी बोल रहा था। वो बेहद शांत और आराम से ये वीडियो बनाते दिखा। एक पढ़ा लिखा शख्स ऐसे आतंकी हमले के पहले का वीडियो बताता है और वो अपने इरादों को लेकर कितने तैयार थे। वीडियो का मकसद जैश ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना लग रहा था। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट बम धमाका 10 नवंबर को हुआ था।
जब आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने अपनी कार को बम धमाके से उड़ा दिया था। पहले ये कहा जा रहा था कि फरीदाबाद में साथियों के पकड़े जाने के बाद घबराहट में उमर उन नबी ने ब्लास्ट किया था। हालांकि इस नए वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि वो आत्मघाती हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अहमद के साथ पूरा टेरर नेटवर्क तैयार कर रखा था। इसमें अनंतनाग, पुलवामा और अन्य कश्मीरी इलाकों से जुड़े कई डॉक्टर और अन्य संदिग्ध आतंकी शामिल थे। फरीदाबाद में साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद से उमर फरार था। सुबह 10 नवंबर को गिरफ्तारियों के बीच शाम को लाल किले में यह हमला हुआ था। उमर उन नबी का लाल किले के पास मस्जिद जाने का वीडियो भी सामने आया था। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर उन नबी के फरीदाबाद से दिल्ली के पूरे रूट का भी पता लगाया था। उसने दिल्ली आने से पहले अपनी i20 कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाया था ताकि उसे ट्रैफिक वाले न पकड़ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।